गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप रिवीजन अच्छा चल रहा है आपका। एंड सर ये डायलॉग सुन सुन के आपको मजा आ रहा होगा कि सर रिवीजन कर रहे हैं हम, तो सर मुझे भी बताइए कि रिवीजन आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा अच्छे से। क्लियर सरकार, आइए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। क्या बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बड़ा ही काम का टॉपिक, जिसका एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनता ही बनता है ऑन एवरेज हर एग्जाम में। सर चैप्टर नंबर 28, वैल्यूएशन ऑफ गुड्स अंडर कस्टम्स। आइए सर दिल थाम के बेटे का सर सेक्शन नंबर 14 ने कहा है वैल्यू अंडर कस्टम क्या होगा। सेक्शन नंबर 14 सब सेक्शन 1 बोलता है क्या सर, एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू, जो प्राइस में आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया, जो प्राइस में आपने ट्रांजैक्शन किया है, दैट विल बी एक्सेप्टेड फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट सब्जेक्ट टू सर्टेन एडिशंस, हम बात करेंगे आगे। प्लस सर बायर एंड सेलर शुड नॉट बी रिलेटेड एंड प्राइस शुड बी द सोल कंसिडरेशन। तो ऐसे केस में हम एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज एक्चुअल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 बोलता है क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि सर अगर उनको लगता है कि किसी भी गुड्स का टैरिफ वैल्यू फिक्स करना है तो सर ऐसे केस में उन गुड्स को नोटिफाई करके उसका टैरिफ वैल्यू फिक्स कर सकती है गवर्नमेंट। और टैरिफ वैल्यू अगर फिक्स कर दिया तो इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू टैरिफ वैल्यू पे ही वैल्यूएशन होगा। और टैरिफ वैल्यू गवर्नमेंट मार्केट कंडीशंस के हिसाब से चेंज भी करती रहती है, उनकी पावर है सर ये वाली। ओके सर, अब यहां पे इस सेक्शन में कहा है क्या सर, कभी भी वैल्यू जो होती है सर उसको आईएनआर में निकालना पड़ेगा टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ ड्यूटी। सर उसका वैल्यूएशन आईएनआर में निकालने के लिए रेट ऑफ एक्सचेंज चाहिएगा, उसके लिए गवर्नमेंट बोला क्या सीबीएसई के पास पावर की हो चाहे तो सर रेट ऑफ एक्सचेंज नोटिफाई करे, रेट ऑफ एक्सचेंज को टाइम टू टाइम चेंज भी करता रहता है सीबीएसई अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस। पर सर हमारे लिए रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होगा, जिस दिन हमने फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री फाइल किया है, भले बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, भले बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग हो, भले ही बिल ऑफ भले एंट्री इनवर्ड आने से पहले फाइल किया हो, उससे पहले बाद में फाइल किया हो, वी डोंट केयर। जिस दिन हमने फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, दैट्स इट, दैट इज द रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ एक्सचेंज। और सर इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, जिस दिन शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल हुआ, दैट इज द रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ एक्सचेंज नोटिफाइड बाय सीबीएसई इन केस ऑफ एक्सपोर्ट। ओके, अब सर हम वैल्यू सब्जेक्ट टू वैल्यूएशन रूल्स। अब सर वैल्यूएशन रूल शुरू करने से पहले सर सबसे पहली बात, हम रूल नंबर 10 जो है हमारे बीच में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा और सबसे अच्छा रूल वही है। तो सबसे पहले हम रूल नंबर 10, जैसे हम लेक्चर्स के अंदर पढ़ते हैं, पहले रूल नंबर 10 की बात करते हैं। सर आइए रूल नंबर 10, एडिशन इन द वैल्यू ऑफ द गुड्स। सर ध्यान देना, आपको असेस्ड वैल्यू निकालने से पहले ये सब ऐड करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। यहां पर 2 पॉइंट दे रखे, एक कंपलसरी एडिशन, एक दे रखा ऑप्शनल एडिशन। कंपलसरी एडिशन सर ये एक्सपेंसेस आपको इंकर करने ही पड़ते हैं। 2 एक्सपेंसेस है, एक तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड लोडिंग अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस एसोसिएटेड विद द डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। एंड सेकंड क्या है, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। ये दोनों आपको कंपलसरी एडिशन ये ऐड करने ही पड़ेंगे, भले ही क्वेश्चन आपको दिया कि नहीं दिया, क्योंकि ये 2 एक्सपेंस के बिना गुड्स इंपोर्ट हो ही नहीं सकता इंडिया के अंदर। और नेक्स्ट दे रखा है क्या, ऑप्शनल एडिशन। अगर वो एक्सपेंस आपने इंकर किए तो ऐड करना, वरना ऐड नहीं करना। कंपलसरी एडिशन में क्या कहता है सर, फर्स्ट है क्या, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट लोडिंग अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस एसोसिएटेड विद द डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन का मतलब ये है कि सर यहाँ पे जब गुड्स आ रहा है कस्टम पोर्ट पर जब वेसल आ गया वहां तक का कॉस्ट, सर उसको अनलोडिंग करने का कॉस्ट, सर उसको जो हैंडलिंग चार्जेस एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। सर अनलोडिंग कॉस्ट एट द पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। सर अब कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर क्वेश्चन में दे रखा है सर तो क्या करने का, नहीं दे रखा तो क्या करने का, अगर नहीं दे रखा है तो डायरेक्टली क्या करने का, 20% ऑफ एफओबी सर वो ऐड कर दो, भली बाय वेसल आया हो, एयरक्राफ्ट आया हो या बाय व्हीकल आया हो, वी डोंट केयर। और अगर क्वेश्चन में दे रखा है आपको कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो ऐसे केस में क्या करने का, अगर बाय वेसल या बाय लैंड आया है, बाय सर व्हीकल या बाय वेसल आया तो ऐसे केस में जो एक्चुअल दे रखा है वो लेना, वी डोंट केयर। पर अगर बाय एयर आया तो ऐसे केस में गवर्नमेंट थोड़ा बेनिफिट दे रखा है। बेनिफिट क्या है, जो एक्चुअल दे रखा है वो या 20% ऑफ एफओबी विच एवर इज लोअर, सर मैक्सिमम उतना ही ऐड करना है अगर ट्रांसपोर्ट बाय एयर रूट हुआ है तो। और अगर सर क्वेश्चन ने नहीं दे रखा तो सर बाय एयर हो, वाटर हो, लैंड हो, वी डोंट केयर, 20% ऑफ एफओबी स्ट्रेट फॉरवर्ड आप ऐड कर दीजिएगा। क्लियर। प्लस कुछ बातें और है, अगर मान लो क्वेश्चन ने आपको एफओबी प्लस इंश्योरेंस दे रखा है, अलग से एफओबी नहीं दे रखा, अलग से इंश्योरेंस नहीं दे रखा, क्लियर, प्लस फ्रेट इंश्योरेंस, सर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट लोडिंग अनलोडिंग एंड डिलीवरी चार्जेस टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन नहीं दे रखा आपको, तो सर ऐसे केस में सर एफओबी प्लस इंश्योरेंस जो दे रखा है उसी का 20% आप कर देना, वही हो जाएगा आपको क्या, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, शिप डेमरेज चार्जेस ऑन चार्टर्ड वेसल, लाइट रेस चार्जेस, बार चार्जेस ऑलवेज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट का पार्ट बनेंगे, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट में ऐड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन में वैल्यू में इंक्लूड होगा सर ये। फिर अगर आपने किसी गुड्स का सर यहाँ पर अनलोड किया है और अनलोडिंग करने के बाद ट्रांसशिपमेंट किया है किसी और वेसल, किसी और पोर्ट या एयरपोर्ट पे, या आप कस्टम पोर्ट से इनलैंड कंटेनर डिपो ले गए या कंटेनर फ्रेट स्टेशन ले गए, उसका कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट हो या कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस आगे दे रखा, वो कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट में या कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस में उसको इंक्लूड नहीं करना है, और एनी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आफ्टर द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे। आइए कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन,
इंश्योरेंस कॉस्ट अगर दे रखी है तो एक्चुअल ले लेना, भली बाय एयर हो, वाटर हो, लैंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और नहीं दे रखे तो सिंपली 1.25% ऑफ एफओबी ले लेना सर। और अगर कभी मान लो एफओबी अलग से नहीं दे रखा, एफओबी प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, लोडिंग, अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन दे रखा सर, तो उसी का सम टोटल का 1.125% का था ना, वही आपका इंश्योरेंस कॉस्ट हो जाएगा। उसके बाद ही कोई भी इंश्योरेंस कॉस्ट कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं, क्लियर। और अगर एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट ले आ रहे हैं सर, ट्रांसशिपमेंट वगैरह कर रहे हो, या इनलैंड कंटेनर डिपो या कंटेनर फ्रेट स्टेशन ले आ रहे हो, उसका कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस भी वैल्यू का पार्ट नहीं बनता है, क्लियर सर। यहां पर जब यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ था 2017 के अंदर, यहाँ सर्कुलर दिया था और बोला था क्या, अनलोडिंग करने के बाद सर, अनलोडिंग जब करते हो आप इंडियन पोर्ट पे, जब आप अनलोड कर रहे हो तो सर उसका जो पहले 1% ऑफ सीआईएफ हम फिक्स ऐड करते थे एज लैंडिंग चार्जेस टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन सर, हैंडलिंग चार्जेस एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन सर, उसको कभी भी इंक्लूड नहीं करना है सर। इंडियन पोर्ट पे जो अनलोड किया उसकी कॉस्ट को कभी वैल्यू का पार्ट नहीं बनाना। पहले था क्या, एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन सर, एट द लोड पोर्ट दे रखा था पहले, अब क्या गया टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन किया हुआ, इसलिए आपको कभी भी उस कॉस्ट को, अनलोडिंग कॉस्ट एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। अब सर क्या होता सर, एक और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं उसके अंदर कई सारी जगह कंफ्यूजन होता है, वहां पे बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर दे रखा होता है क्या सर, एफओबी वैल्यू दे रखी होती है बहुत सारी जगह पे, और बहुत सारे क्वेश्चन दे रखा होता है प्राइस ऑफ द गुड्स एट द फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्टर। सर सिंगापुर से गुड्स इंडिया में आ रहा है तो सिंगापुर पोर्ट पर सर उस लाने का कॉस्ट अलग से दे रखा होता है सर, कॉस्ट एट द फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्टर अलग दे रखा है सर, फैक्ट्री से लेकर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, लोडिंग अनलोडिंग सर, टू एट द प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन, मतलब मान लो सिंगापुर से आ रहा तो सिंगापुर की फैक्ट्री तक का कॉस्ट अलग से दे रखा है, जैसे यहाँ पे दे रखा है प्राइस और कॉस्ट ऑफ द गुड्स एट द फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्टर अलग दे रखा है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस फ्रॉम फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्टर टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, प्लेस ऑफ पोर्ट ऑफ शिपमेंट अलग दे रखा है, हैंडलिंग चार्जेस पेड फॉर लोडिंग द मशीन ऑन दी शिप एट द पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेशन अलग से दे रखा है। तो सर ये सब क्या, और ऐसे केस में, और मान लो सर सिंगापुर पोर्ट से इंडियन पोर्ट तक का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अलग से दे रखा है, क्या करने का ऐसे केस में, तो सर वहां पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कुछ एग्जांपल देके समझाया हुआ है अच्छे से। सरकार ध्यान दीजिएगा, आप जो 20% ऑफ एफओबी चेक करते हो, या अगर कभी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं दे रखा 20% जो ऐड करते हैं, उस 20% के अंदर सिंगापुर का जो एक्सपोर्टर है उसकी फैक्ट्री से लेकर इंडियन पोर्ट तक का कॉस्ट, ये पूरी कॉस्ट को ऐड करने के बाद आपको देखना है 20% है कि नहीं है। या अगर आपने 20 मान लो आपको सर ये कॉस्ट दे रखी है, जैसे ट्रांसपोर्ट चार्जेस फ्रॉम द फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्टर दे रखी है आपको, टू द पोर्ट ऑफ शिपमेंट दे रखी है, हैंडलिंग चार्जेस टू द प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन दे रखी है, पर सर आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस कॉस्ट फ्रॉम द एक्सपोर्टिंग पोर्ट टू द पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन नहीं दे रखी है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे भाई साहब, हवा नहीं करेंगे क्या सर, कुछ नहीं करेंगे, 20% ऑफ एफओबी लेंगे। अब 20% ऑफ एफओबी जो लेंगे आप, उसके अंदर ये कॉस्ट को भी इंक्लूड किया गया है मानेंगे। तो सर एफओबी निकालने के लिए फ्री ऑन बोर्ड सर एक्सपोर्टिंग पोर्ट तक का कॉस्ट देखना है, तो एक्सपोर्टिंग पोर्ट तक का कॉस्ट क्या हुआ, ये प्राइस और कॉस्ट ऑफ द गुड्स एट द फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्टर 85,000 प्लस ये वाली दोनों कॉस्ट, क्योंकि ये एक्सपोर्टिंग पोर्ट तक की कॉस्ट है सब, तो 1 लाख हो गया, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 1 लाख इज द एफओबी। पर सर अब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं दे रखा, 1.125% इंश्योरेंस कॉस्ट, सर इंश्योरेंस कॉस्ट नहीं दे रखी तो 1.125% ऑफ एफओबी लेना है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं दे रखा है फ्रॉम सर एक्सपोर्टिंग कंट्री टू द कंट्री ऑफ इंपोर्टेशन नहीं दे रखा, 20% ऑफ एफओबी ऐड करना पड़ेगा। पर सर 1 लाख इज द एफओबी, 1 लाख का 20% होता है कितना 20,000, 1 लाख का 1.125% होता है कितना 1125। अब साहब ये ऐड करेंगे, पर किस में ऐड करेंगे 85,000 में ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि सर अगर आपने 20,000 रुपए ऐड किया है, जो 20% ऑफ एफओबी था वो अगर ऐड किया है, उसका मतलब ये कि 20,000 के अंदर दिस 12,000 and 3,000 is also included, इसलिए अकॉर्डिंगली 85,000 is the price of the goods, 20% हमने ऐड किया, इस 20% के अंदर ये अज्यूम कर लीजिए ये दोनों कॉस्ट भी है, क्लियर। अच्छा यहाँ दे रखा है हैंडलिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस पेड एट द पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन, उसको कभी भी इंक्लूड नहीं करते सर। तो सर 20,000 रुपए कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऐड हो गया, 1.125% ऑफ एफओबी 1 लाख, सर जो 1125 होता है वो ऐड कर दिया, ये अल्टीमेटली आपका क्या सीआईएफ वैल्यू, असेसेबल वैल्यू आ गई बेटा, क्लियर। अच्छा यही क्वेश्चन के अंदर सेम एग्जांपल देना है, अगर मान लो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट दे रखा है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस फ्रॉम द पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट टू द पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन इन इंडिया दे रखा है, सिंस ये पोर्ट से आ रहा है गुड्स, शिपमेंट से आ रहा है गुड्स, इसलिए यहाँ पे 20% की रेस्ट्रिक्शन नहीं देखते, यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होगी वो ऐड कर देंगे। तो सर यहाँ पर 85,000 प्राइस ऑफ द गुड्स दे रखा है सर, अरे क्लियर सर। उसके बाद में सर ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो दे रखे ये ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे। सर देखिए ध्यान से, ये ऐड किया, ये ऐड किया, पहली बात तो ये एफओबी आ गया 1 लाख रुपये। अब इसमें एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट दे रखा है वो भी ऐड कर दिया सर हमने, कोई दिक्कत नहीं, वहां 20% का रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होता है। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस नहीं दे रखा, तो सर
इसका 1125, ये 1.125% यहाँ पे ऐड हो गया, ये आ गया क्या असेसेबल वैल्यू। अब सर इसी क्वेश्चन को, इसी एग्जांपल को मैंने चेंज किया और इसी अच्छा अगेन यहाँ पे एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन का अनलोडिंग एक्सपेंस देर का वो कभी भी इंक्लूड नहीं होता है। सेम क्वेश्चन में केस नंबर 3 बनाया, ये यहाँ पे आ रहा है बाय एयर, एयरपोर्ट के थ्रू आ रहा है। तो सर ऊपर वाला जो सेम क्वेश्चन था इसके अंदर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, ध्यान देना बेटा, एक्सपोर्टर की फैक्ट्री से लेकर एयरपोर्ट तक का कॉस्ट अलग दे रखा है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट कहां से एक्सपोर्टिंग कंट्री से लेकर इंडियन एयरपोर्ट तक का अलग से दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है सर, बाय एयर है तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया कितना 25,000। पर सर एयर के केस में आपको चेक करना पड़ेगा कि ये मैक्सिमम 20% ऑफ एफओबी है कि नहीं, तो पहले आप एफओबी निकालेंगे, एफओबी होगा क्या, अगेन ये 1 लाख रुपया आया, अप टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट तक का कॉस्ट इज कॉल्ड एफओबी, एफओबी आया आपका कितना 1 लाख रुपए, उसको इनर कैलकुलेशन के लिए आप कैलकुलेट करिएगा, 1 लाख रुपए इज द एफओबी। अब सर 1 लाख का मैक्सिमम कितना 20%, तो 1 लाख का 20% कितना होता है 20,000, तो सर वो मैक्सिमम 20,000 ही हम ऐड करेंगे प्राइस ऑफ द गुड्स में। प्राइस ऑफ द गुड्स था कितना 85,000 जो एक्चुअली एक्सपोर्टर ने चार्ज किया था, तो 85,000 प्लस 20,000 और प्लस 1.15% जो आपका कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस नहीं दे रखा वो, दिस इज अल्टीमेटली द असेसेबल वैल्यू विच इज कॉल्ड सीआईएफ वैल्यू बेटा। हाँ है ना भाई, आई होप आपको पूरी पिक्चर समझ में आ गई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में क्या करने का, क्लियर। अब आ रहा है क्या ऑप्शनल एडिशन, ये एक्सपेंसेस वो है जो अगर आप इंकर करोगे तो ऐड करना, नहीं इंकर किया तो ऐड नहीं करना, पर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट या इंश्योरेंस क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो भी ऐड करना नहीं करना, क्योंकि उसके बिना तो गुड्स इंडिया में आएगा ही नहीं। कौन कौन से ऑप्शनल एडिशन है, फर्स्ट है क्या कमीशन और ब्रोकरेज, ये हमेशा ऐड करना है, भले इंडियन एजेंट को पे किया, फॉरेन एजेंट को पे किया, आईएनआर पे किया, फॉरेन करेंसी पे किया, वी डोंट केयर, हमेशा ऐड करना एक्सेप्ट बाइंग कमीशन, जब तक क्वेश्चन में लिखा है बाइंग कमीशन तो ही बाइंग कमीशन मानना, अदरवाइज सारे कमीशन ऐड कर देना। सर जैसे कोई भी नाम दे दे क्वेश्चन में कि सर हमने ये वाला कमीशन पे किया, ब्ला 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 कमीशन पे किया, दिमाग खराब करना मत सर, ऐड करना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा बेटा। सर देन आता है क्या कॉस्ट ऑफ कंटेनर, अगर कंटेनर रिटर्नेबल है तो वैल्यू का पार्ट नहीं बनेंगे, कॉस्ट अगर रिटर्नेबल नहीं है तो कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे, वैल्यू का पार्ट बन जाएंगे। पैकिंग चार्जेस भले प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, स्पेशल हो, वेरी वेरी स्पेशल हो, ऐड कर देना। सर मटेरियल टूल्स मोल्ड्स डाइज सप्लाइड फ्रॉम इंडिया, सर अगर आपने मोल्ड्स डाइज जिग्स फिक्सर या कोई भी रॉ मटेरियल इंडिया से फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई किया तो उसकी फेयर वैल्यू ऐड करना है। अगर आपने कंसेशनल रेट पर सप्लाई किया तो जो कंसेशन दिया तो वो ऐड करना पड़ेगा। देन इंजीनियरिंग डेवलपमेंट आर्ट वर्क डिजाइनिंग वर्क प्लान्स एंड स्केचेस अगर इंडिया से सप्लाई किया तो ऐड नहीं करना है, आउट ऑफ इंडिया ही करवाया आपने ड्राइंग डिजाइन वगैरह तो उसकी कॉस्ट को ऐड करना है वैल्यू के अंदर। देन अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट की उसका पेटेंट हो रखा है, कॉपीराइट हो रखा है, उसका कोई रॉयल्टी आपने ओवर लाइसेंस फी रॉयल्टी आपने ओवर एंड अबव द प्राइस पे करी है तो वो भी वैल्यू का पार्ट बनेगा। इफ दैट रॉयल्टी इज और लाइसेंस फी इज पेड एज अ कंडीशन ऑफ गुड्स बीइंग सोल्ड इन इंडिया, तो सर ऐसे केस में उसको ऐड करना पड़ेगा। पर अगर आपने राइट टू रिप्रोड्यूस परचेज कर लिया, कोई दवाई इंपोर्ट नहीं करी, दवाई बनाने का फॉर्मूला इंपोर्ट कर लिया और यही दवाई बना के एक्सपोर्ट दवाई बना के लोकल मार्केट में बेच रहे हो तो ऐसे केस में कुछ गुड्स तो आपने इंपोर्ट किया ही नहीं, उसको वैल्यू में इंक्लूड करने की बात नहीं आएगी। सर एनी पार्ट ऑफ सब्सिक्वेंट सेल प्रोसीड्स अगर आप और दे रहे हो अपार्ट फ्रॉम द प्राइस तो वो उसको भी वैल्यू में ऐड करना है, या कोई भी आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको पेमेंट कर रहे हो, कुछ कंसिडरेशन उसको एडिशनली और पे करो, वो भी वैल्यू का पार्ट बनेगा, क्लियर। और सर इंपोर्ट करने के बाद कोई भी खर्चे अगर है पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटीज के वो कभी भी वैल्यू में इंक्लूड नहीं होंगे, क्लियर। एंड सर मैकेनिज्म टू कंप्यूट असेसेबल वैल्यू क्या होगा, सबसे पहले प्राइस कॉस्ट या एफओबी जो दे रखा वो ऐड करने का, उसके बाद ऑप्शनल एडिशन ऐड करने का, सारे जो हमने पढ़े ऊपर। फिर अगर पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटीज के कोई चार्जेस है तो रूल नंबर 4 हम आगे बात करने वाले हैं, सर उसको एक्सक्लूड करने का, पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटी के चार्जेस जो भी होते हैं, जैसे आपकी फैक्ट्री पे आके मशीन को इंस्टॉल करके जाएंगे तो उसका जो चार्ज होगा वो अगर एफओबी में इंक्लूड है, प्राइस में अगर इंक्लूडेड है तो उसको एक्सक्लूड करने का, क्लियर। फिर जो प्राइस आएगी ये है एडजस्टेड एफओबी, या सर एडजस्टेड प्राइस आ गई, सर इसका 20% या 1.125% इसके बाद सर ये ऐड होगा। सर ध्यान दीजिएगा इंश्योरेंस और कॉस्ट ऑफ फ्रेट इसी पर कैलकुलेट होगा, एंड सर उसके बाद जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड असेसेबल वैल्यू। भारत माता की जय। ये था आपका रूल नंबर 10, क्लियर। आइए अब हम वापस शुरू में चल रहे हैं, रूल नंबर 4 से बात करने वाले हम। सर रूल नंबर 4, सर रूल नंबर 3, सबसे पहली बात रूल नंबर 3 सर बोलता है कि अच्छा रूल नंबर 1 इन रूल्स का नाम दे रखा है, रूल नंबर 2 डेफिनेशंस दे रखी है, रूल नंबर 3 से बात शुरू होती है ट्रांजैक्शन वैल्यू और डिटरमिनेशन ऑफ द मेथड ऑफ वैल्यूएशन। सबसे पहला बोलता है क्या सर एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू इज सब्जेक्ट टू एडिशंस ऑफ रूल नंबर 10 जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एंड एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू को हम एक्सेप्ट कर लेंगे अगर दो केस, क्या बायर सेलर रिलेटेड है या बायर सेलर रिलेटेड नहीं है। अगर बायर और सेलर रिलेटेड है तो यहां बोल दिया क्या इवन इफ दे आर रिलेटेड, बट अगर आप ये प्रूव कर दो कि जो प्राइस हमने चार्ज करी है सर अगर आप नॉर्मल किसी और पर्सन को बेचते हैं तो भी वही वैल्यू होता है, आप आगे के रूल्स लगा के देख लो तो भी ये वैल्यू आने वाला है। मतलब रिश्ता रिश्ते की जगह, धंधा धंधे की जगह, रिलेशन की वजह से प्राइस चेंज नहीं होता। ऐसे केस में एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर
पार्टीज रिलेटेड नहीं है तो आप जरूर चेक कर लीजिएगा। एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू को हम एक्सेप्ट तो कर लेंगे, पर देख लेना आपके कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स कंडीशन में ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन या कंडीशन नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से प्राइस इफेक्ट हुआ है। जैसे आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए कि आप यू कैन नॉट रीसेल द गुड्स एक्सेप्ट एरिया ऑफ रीसेल। सेकंड, आप इसको इस तरह से यूज नहीं कर सकते, देयर शुड नॉट बी एनी रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग यूज ऑफ द गुड्स एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन इंडियन लॉ। या ऐसी कोई टर्म्स कंडीशन जिसकी वजह से प्राइस इफेक्ट हुआ, या सब्सिक्वेंट सेल प्रोसीड्स के अगर कोई पार्ट ऑफ द सेल प्रोसीड आप मांगते हो तो वो एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, यहाँ पे सब्सिक्वेंट सेल प्रोसीड्स भी ऐड किया जाएगा। क्लियर सर? तो कुल मिला के अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसी टर्म्स कंडीशन रेस्ट्रिक्शन नहीं है जिसकी वजह से प्राइस इफेक्ट होता है तो ऐसे केस में एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू हम एक्सेप्ट करेंगे, वरना एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर आप रिलेटिव हो, रिलेशन की वजह से प्राइस इफेक्ट हुआ है तो भी एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब ऐसे केस में क्या करेंगे? हवन करेंगे? नहीं, यहां बोल दिया क्या, ऐसे केस में फॉलोइंग रूल्स, रूल नंबर 4 to 9 शैल बी फॉलोड इन अ सीक्वेंस। सर आगे बात करेंगे हम। और सर यहां पर एक बात और कह दी कि अगर आपने कोई भी पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटीज के चार्जेस भी आपने प्राइस में इंक्लूड किया तो उसको वैल्यू में से एक्सक्लूड करने का। क्लियर? डन सर। अच्छा, यार रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन दे रखी, ध्यान रखना, जो हमने जीएसटी में पढ़ी थी रिलेटेड पर्सन डेफिनेशन वही यहां पर है, यही से उठा के वाड़ा दी थी, बस 2 डिफरेंसेस है। यहां पर एक पॉइंट दे रखा है, सेम पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली owns, holds or controls at least 5% of the total voting power in both। यहाँ जीएसटी में था कितना? 25%। अच्छा, यहाँ पे एक और दे रखा क्या, अगर कोई सोल्ड एजेंट है, सोल्ड डिस्ट्रीब्यूटर है, सोल्ड कंसेशनर है बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, वो आपका रिलेटेड नहीं होगा जब तक कि वो ऊपर कवर नहीं है। पर सर जीएसटी में क्या था, अगर आपका सोल सेलिंग एजेंट है, सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, सोल एजेंट है, तो वो भी क्या होता है? रिलेटेड होता है बाय डिफॉल्ट। क्लियर सर? ये 2 डिफरेंसेस बाकी जीएसटी के अंदर और यहाँ पे जो रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन दे रखा है वो एब्सोल्युटली सेम है। सर आइए रूल नंबर 4 and 5। रूल नंबर 4 बोलता है क्या? अच्छा, पहली बात तो रूल नंबर 3 एक्चुअल ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट कर लो, अगर वो सही नहीं है तो हम फॉलोइंग रूल्स शैल बी फॉलोड इन अ सीक्वेंस। तो सर उसके लिए सबसे पहले रूल नंबर 4 बोलता है क्या, सर जो गुड्स आपने इंपोर्ट किया अगर उसका ट्रांजेक्शन वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, तो सर अगर सेम गुड्स, आइडेंटिकल गुड्स अगर किसी ने इंपोर्ट किया तो ऐसे केस में हम उसकी वैल्यू एक्सेप्ट कर लेंगे। पर अगर आइडेंटिकल गुड्स या तो किसी ने इंपोर्ट किया ही नहीं, पर इंपोर्ट या फिर इंपोर्ट किया पर उसकी वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, तो सिमिलर गुड्स अगर किसी ने इंपोर्ट किया, सिमिलर गुड्स अगर किसी ने इंपोर्ट किया तो उसकी वैल्यू हम एक्सेप्ट कर लेंगे। शायद आपको आइडेंटिकल गुड्स और सिमिलर गुड्स में डिफरेंस समझ में आ रहा है। पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूं। आइडेंटिकल गुड्स मींस द गुड्स व्हिच आर एब्सोल्युटली अलाइक, which are absolutely alike in appearance, in quality, in performance, in reputation, etc. Whether manufactured by the same manufacturer or some other manufacturer, but should be manufactured in the same country of origin। और उसके लिए ड्राइंग, डिजाइन, आर्ट वर्क, डेवलपमेंट वर्क इंडिया से सप्लाई नहीं होना चाहिए। क्लियर सर? सिमिलर गुड्स मींस गुड्स which are not absolutely alike but are capable of performing the same function and are commercially interchangeable। तू नहीं तो तू भी चाल से, हाँ है ना? पर हाँ सर अगेन शुड बी मैन्युफैक्चर्ड इन द सेम कंट्री ऑफ ओरिजिन, भले ही सेम मैन्युफैक्चरर हो, कोई अदर मैन्युफैक्चरर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड इन द सेम कंट्री ऑफ ओरिजिन। एंड सर उसका भी ड्राइंग, डिजाइन, आर्ट वर्क या डेवलपमेंट वर्क इंडिया से सप्लाई नहीं होना चाहिए क्योंकि उसकी कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती वैल्यू के अंदर। क्लियर? डन। एंड सर ये तो क्या डेफिनेशन ऑफ द आइडेंटिकल गुड्स एंड सिमिलर गुड्स। अच्छा, आइडेंटिकल गुड्स रूल नंबर 4 है, उससे वैल्यू नहीं है तो रूल नंबर 5 सिमिलर गुड्स। रूल नंबर 4 पहले हम बात कर लेते हैं। सर रूल नंबर 4 बोलता है क्या, आइडेंटिकल गुड्स, जो गुड्स आपने इंपोर्ट किया उसका वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आइडेंटिकल गुड्स अगर किसी ने इंपोर्ट किया तो उसकी वैल्यू हम एक्सेप्ट कर लेंगे। पर हाँ अगर आइडेंटिकल गुड्स खुद का ही प्रोविजनल असेसमेंट हो रखा, खुद का असेसमेंट तो हो नहीं रखा, हमारी क्या हेल्प करेगा सब, तो उसको आइडेंटिकल गुड्स की तरह ट्रीट मत करेगा, उसकी वैल्यू को कंसिडर मत करिएगा। नेक्स्ट बात, सर आइडेंटिकल गुड्स जो आपने इंपोर्ट किया है, सर मान लो उसके बहुत सारा ट्रांजेक्शन मिल रहे हैं। पहली बात तो सर जो ट्रांजेक्शंस एट सेम कमर्शियल लेवल एंड सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी में, उसी को हम कंसीडर करेंगे। और उसमें भी अगर मोर देन 1 ट्रांजेक्शन आ जाए तो लोवेस्ट वैल्यू विल बी एक्सेप्टेड, लोवेस्ट वैल्यू विल बी एक्सेप्टेड। यहां बहुत सारे बच्चे गलती करके आते हैं, ध्यान देना, मल्टीपल ट्रांजेक्शंस ऑफ सेम कमर्शियल लेवल एंड सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी का अगर मिलते हैं तो उसमें लोवेस्ट वैल्यू जो है दैट विल बी टेकन एज द असेसेबल वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट। क्लियर? डन। और सर ध्यान दीजिएगा, सेम रूल है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 किसके लिए? सिमिलर गुड्स के लिए। एब्सोल्युटली सेम है सर रूल। अच्छा ध्यान देना बेटा, अगर आइडेंटिकल गुड्स हो, सिमिलर गुड्स हो, सेम कमर्शियल लेवल और सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी के ट्रांजेक्शन अगर नहीं मिल रहे तो सर जो ट्रांजेक्शन मिल रहा है वो लीजिए, रीजनेबल एडजस्टमेंट शैल बी डन फॉर डिफरेंस इन द क्वांटिटी एंड कमर्शियल लेवल। प्लस अगर मान लो सर टाइमिंग गैप बहुत ज्यादा हो गया, ट्रांजेक्शन 6 महीने पुराने मिल रहे हो, 6 महीने और अभी में कुछ प्राइस में चेंज आया तो रीजनेबल एडजस्टमेंट शैल बी अलाउड। क्लियर? डन। सर अब आता है क्या रूल नंबर 5 के बाद में रूल नंबर 6। सर रूल नंबर 6 बोलता है क्या, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सर रूल नंबर 7 and 8 कैन बी रिवर्स। मतलब देखो वैसे क्या होना चाहिए, रूल नंबर 4 to 9 शैल बी अप्लाइड इन अ सीक्वेंस। तो पहले 7 लगेगा फिर 8 लगेगा सर,
पर अगर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इंपोर्टर सर अगर प्रॉपर सर अलाउ करता है तो रूल नंबर 8 पहले लगा देंगे और 7 नहीं लगाएंगे, क्लियर, वरना नॉर्मली पहले 7 लगता है फिर 8 आता है। अच्छा देख लीजिए 7 क्या कहता है साहब, 7 बोलता है डिडक्शन मेथड। डिडक्शन मेथड बोलता है क्या, जिस वैल्यू पे आपने इंपोर्ट किया वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है, ना उसका आइडेंटिकल गुड्स का वैल्यू आ रहा है, ना उसका सिमिलर गुड्स का वैल्यू आ रहा है, और ऐसे केस में रूल नंबर 7 बोलता है क्या, वो गुड्स इंपोर्ट होने के बाद या उसका आइडेंटिकल गुड्स या सिमिलर गुड्स इंपोर्ट होने के बाद अगर सेम कंडीशन में इंडिया में रीसेल होता है तो वो ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी कितने में रीसेल होती है वो निकालिए सर। तो डोमेस्टिक मार्केट की सर नॉर्मल ट्रांजैक्शन वैल्यू आपने निकाल दी, आफ्टर इंपोर्टेशन जब रीसेल होता है वो प्राइस आपने निकाली, अब वहां से डिडक्शन करते करते कस्टम पोर्ट की वैल्यू पे आ जाइए साहब। सर अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, अगर आप वहां से डिडक्शन करते करते कस्टम पोर्ट की वैल्यू पे अगर आप आ रहे हो तो सबसे पहली बात, एक सेकंड, ओके, सबसे पहली बात सर आप लेस करेंगे क्या डोमेस्टिक मार्केट में, अगर आपने जीएसटी पे किया सेल करने में वो लेस करेंगे, उसके बाद सर आपका प्रॉफिट मार्जिन लेस करेंगे, उसके बाद आपके जो कॉस्ट हुए, कॉस्ट कहां से, पोर्ट से लेकर यहां तक का जो कॉस्ट बेचने तक का कॉस्ट वो आप लेस करेंगे, एडमिन कॉस्ट वगैरह सब कुछ आप लेस करेंगे, उसके बाद आपकी कॉस्ट आफ्टर द क्लियरेंस आई है। अब ध्यान देना वो जो कॉस्ट आई है सर वो इंक्लूसिव ऑफ कस्टम है, क्योंकि कस्टम क्लियरेंस करा के नहीं के बाद आप ले गए उसको, तो सर वो इंक्लूसिव कस्टम है, उसको इसमें से आप कस्टम लेस करिए। कस्टम जब लेस करो तो ध्यान रखना सर सबसे पहले 3739 लेस करना, रिवर्स में चलना, क्लियर, उसके बाद आप कस्टम प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज लेस करना, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, असेसेबल वैल्यू आ जाएगी, दैट इज द डिडक्शन मेथड, क्लियर, डन। और हाँ बोल दिया क्या, जो गुड्स आपने इंपोर्ट किया वही अगर रीसेल कर रहे हो तो ये वैल्यू लीजिएगा, पर अगर आप मान लो कोई गुड्स इंपोर्ट करने के बाद उसको प्रोसेस करके फिर बेचते हो तो उसका जनरली प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना इंकर होता है वो भी आप लेस करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग द डिडक्टिव वैल्यू, क्लियर। और हाँ जब डोमेस्टिक मार्केट में रीसेल कर रहे हो रीसेल नियरेस्ट डे का आप वैल्यू लेना है, पर दैट शुड नॉट बी बियॉन्ड 90 डेज, पर 90 दिन के अंदर वो रीसेल नहीं हो रहा है तो उसकी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसे केस में रूल नंबर 8 पे आएंगे। रूल नंबर 8 बोलता है क्या, कैलकुलेशन मेथड। कैलकुलेशन मेथड बोलता है उस एक्सपोर्टर को बोलो अपना कॉस्ट ब्रेकअप भेजेगा अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग, और सारी कॉस्ट जो उस गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में लगती है प्लस एडमिन कॉस्ट वगैरह जो भी अदर कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट सब लेंगे सर, वहां का कस्टम पोर्ट तक का कॉस्ट हम लेंगे प्लस वहां से यहां पे लाने का रूल नंबर 10 का जो एडिशन है वो हम ऐड करेंगे, एंड सर जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू पे हम क्या पे करेंगे, कस्टम पे करेंगे। अब आप सोचेंगे सर कौन होगा जो अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताएगा, अपनी कॉस्ट बताएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स बताएगा, सर अपना प्रॉफिट मार्जिन डिस्क्लोज करेगा, कौन होगा जो कॉस्ट ब्रेकअप भेजेगा अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग, सर हमारा रिलेटेड पर्सन वो भेज देगा, हमारी कोई सर रिलेटेड कंसर्न है एस्टेब्लिशमेंट हमारी है सर वो भेज देगी, सर क्यों दिक्कत नहीं सर। ऐसे केस में रूल नंबर 8 से वैल्यू आएगी। पर हाँ सर रूल नंबर 6 बोलता है क्या, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इंपोर्टर रूल नंबर 8 पहले लगा सकते हैं इंस्टेड ऑफ रूल नंबर 7। आइए सर रूल नंबर 9 बोलता है क्या, रेसिडुअल मेथड। सर अगर जिसका कोई नहीं उसका रूल नंबर 9 बेस्ट जजमेंट, प्रॉपर ऑफिसर अपना बेस्ट जजमेंट करेगा, बट बेस्ट जजमेंट शुड बी कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ सेक्शन 14 एंड अबव रूल्स, क्लियर, और अकॉर्डिंगली वैल्यू डिटरमाइन करेगा। ये रूल नंबर 10 आ गया नेक्स्ट, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। 10 के बाद आता है क्या, रूल नंबर 11 सर डिक्लेरेशन बाय द इंपोर्टर ऑफ द गुड्स, जो भी गुड्स इंपोर्ट कर रहा है वो बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा, बिल ऑफ एंट्री के अंदर कंप्लीट डिक्लेरेशन देगा गुड्स के रिगार्डिंग, गुड्स की वैल्यू क्या है सर कंप्लीट डिक्लेयर करेगा, और प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि वो चाहे तो क्या कर दे, उसको रिजेक्ट कर दे, उसको लगता है कि जो ट्रांजेक्शन अपने डिक्लेयर करी वो सही प्राइस नहीं है, उसको लगता है मामला गड़बड़ है सर, उसके पास ऐसे कुछ एविडेंस है, ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन है जिससे प्रूव होता है कि आपने जो वैल्यू डिक्लेयर करी वो सही नहीं है, तो ऐसे केस में सर आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड वो आपने जो वैल्यू डिक्लेयर की उसको क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, बट आफ्टर रिजेक्टिंग द वैल्यू वो अपना बेस्ट जजमेंट करके वैल्यूएशन करेगा, क्लियर, डन। सर अब सर ये तो हो गए वैल्यूएशन रूल्स खत्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड, जस्ट समरी दिया आपको। रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू क्या होता है सर, अगर इंपोर्ट की बात कर रहे हैं तो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और ग्रांट ऑफ एंट्री इनवर्ड, और इन केस ऑफ व्हीकल और एयरक्राफ्ट अराइवल ऑफ द व्हीकल या एयरक्राफ्ट, और बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन व्हिचएवर इज लेटर, वो होता है क्या, रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू। पर रेट ऑफ एक्सचेंज सीबीआईसी वाला जिस दिन फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री फाइल करी, भले वो वेसल आया ना आया, एंट्री इनवर्ड मिला ना मिला, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन था वेयर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक्सपोर्ट के केस में सेक्शन नंबर 51 में जो आपको लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला था, दैट इज द रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी एंड रेट ऑफ सर टैरिफ वैल्यू है, और रेट ऑफ ड्यूटी के लिए और रेट ऑफ एक्सचेंज के लिए सीबीआईसी ने जो रेट ऑफ एक्सचेंज नोटिफाई करी है किस दिन का, जिस दिन आपने शिपिंग बिल फाइल करी है, बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल किया, दैट इज द रिलेवेंट डेट। ओके सर हाईसी सेल के केस में क्या होता है साहब, हाईसी सेल क्या होता है सर, हाईसी मींस एरिया बियॉन्ड इंडियन टेरिटरी बॉर्डर इज कॉल्ड हाईसी, और अगर कोई ट्रांजैक्शन हाईसी में हुआ है तो सर ना कस्टम्स डिपार्टमेंट ने सेक्शन 14 ने ये कस्टम्स एक्ट में क्लियरली बोला है कि वैल्यू इज रिलेवेंट एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स इनटू इंडिया एंड इंपोर्ट बिगिंस व्हेन गुड्स एंटर द इंडियन टेरिटोरियल वाटर। इसलिए सर इंडियन टेरिटोरियल वाटर में एंटर होने से पहले जितना हाईसी ट्रांजैक्शन हुआ वो बिफोर एंटरिंग द गुड्स इनटू इंडिया हुआ है, इसलिए जब गुड्स इंडिया में एंटर हो रहा है, जब हाईसी में सेल हो गया है, उससे हमें कोई कंसर्न, जब गुड्स इंडिया में एंटर हो रहा है सर दैट इज द वैल्यू रिलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट। इसलिए लास्ट हाईसी सेल जो होता है दैट इज द वैल्यू विच इज
कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन अंडर कस्टम्स। क्लियर। और हाई सी सेल के ट्रांजेक्शन पे कोई जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि एनीवेज जो लास्ट हाई सी सेल होगा सर उस पे कस्टम वैल्यूएशन होगा और उस पे आईजीएसटी वैसे भी लगने वाला है, इसलिए हाई सी सेल के ट्रांजेक्शन को शेड्यूल 3 में कवर करके बोल दिया क्या कोई जीएसटी नहीं लगेगा। प्लस सर एक और बात जो है मैंने लिखी साथ में, एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईजीएसटी ऑन गुड्स सप्लाइड while being deposited in the custom bonded warehouse। अगर कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में कोई गुड्स डिपॉजिटेड है और अगर वहां आपने सेल किया, तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया क्या, जब गुड्स वेयरहाउस में और मैं आपको बेच रहा हूं, आपने किसी और को बेच दिया, आपने किसी और को बेच दिया, उस पे आईजीएसटी नहीं लगेगा। शेड्यूल 3 के अंदर उसको कवर किया और बोल दिया क्या, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। हाई सी के ट्रांजैक्शन प्लस कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में अगर है तो दैट इज नीदर, कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में गुड्स को बेचा है तो दैट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। उस पे कोई आईजीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि एनीवेज जब कस्टम क्लियरेंस होगा तब वैसे भी कस्टम के साथ में आईजीएसटी लगेगा। और किस वैल्यू पे आईजीएसटी लगेगा, हम ऑलरेडी सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 7 पर तो बात कर चुके हैं कि जब कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में आपने गुड्स को बेचा है उस टाइम पे कोई जीएसटी नहीं लग रहा है, पर जब कस्टम क्लियरेंस कराएंगे तब उस टाइम पर सेक्शन 14 की जो वैल्यू थी प्लस ऑल टाइप्स ऑफ कस्टम प्लस एनी अदर सम पेएबल अंडर कस्टम्स, एनी अदर सम पेएबल ऑन द इंपोर्टेड गुड्स अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, वो सब ऐड करेंगे, दैट इज द वैल्यू एज पर सेक्शन 38। और 38 बोलता क्या, अगर गुड्स को आपने वेयरहाउस में बेचा है तो लास्ट जो सेल प्राइस थी वेयरहाउस के अंदर वो वैल्यू हम लेंगे, विच एवर वो होगी रूल नंबर सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 8A के हिसाब से। और सर 8 और 8A विच एवर इज हायर जो वैल्यू होगा उस पे वैसे भी क्या लगने वाला है 37 लगने वाला है। इसलिए सर जो गुड्स वेयरहाउस के अंदर सेल हुआ है उस पे अलग से आईजीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। और हाई सी वाला ट्रांजैक्शन अगर है तो वैसे भी लास्ट हाई सी सेल जो है उसी पर कस्टम भी लगेगा। और सर उसमें कस्टम का अमाउंट ऐड करने के बाद सर सोशल वेलफेयर चार्ज ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा उस पर 37 आईजीएसटी वैसे भी लगेगा सर, इसलिए आईसी के ट्रांजैक्शन में अलग से आईजीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, डन। सर एक्सपोर्ट वैल्यूएशन रूल्स, आइए सरकार, अगर कोई गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इंडियन पोर्ट पर जो उसकी एफओ वैल्यू है एक्सपोर्ट करते वक्त दैट इज द असेसेबल वैल्यू, और सर उसी एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू को हम एक्सेप्ट कर लेंगे फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन। और यहां लिखा है क्या रूल नंबर 3 में, एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेंगे इफ बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन। पर अगर वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है तो फॉलोइंग रूल शैल बी फॉलोड इन अ सीक्वेंस फॉर रूल नंबर 4 to 6। 4 बोलता है क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट वैल्यू बाय कंपैरिजन विद गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड लाइक क्वालिटी। मतलब अगर आप कोई गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो, मान लो ये गुड्स आपने एक्सपोर्ट किया, उसकी वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, तो सर सेम गुड्स या गुड्स ऑफ लाइक एंड लाइक क्वालिटी अगर कोई और एक्सपोर्ट कर रहा है या आप ही एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उस और पर कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन मस्ट बी द सेम, कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन मस्ट बी द सेम, भले एक्सपोर्टर सेम हो या कोई और पर्सन हो चलेगा साहब, कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन मस्ट बी द सेम। क्लियर, उसकी हम वैल्यू एक्सेप्ट कर लेंगे। पर सर क्वांटिटीज एट दी सेम कमर्शियल लेवल और सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी के ट्रांजैक्शन होने चाहिए। पर अगर मान लो सेम कमर्शियल लेवल सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी के ट्रांजैक्शन नहीं मिलते तो रीजनेबल एडजस्टमेंट शैल बी अलाउड फॉर टाइमिंग फॉर सच डिफरेंस। सर टाइमिंग गैप अगर है तो टाइमिंग गैप की वजह से रीजनेबल एडजस्टमेंट विल बी अलाउड। और सर मान लो मैंने एक्सपोर्ट किया कोई गुड्स और कोई दूसरी कंपनी ने एक्सपोर्ट किया तो सर अपनी क्वालिटी उनकी क्वालिटी में फर्क है, तो सर ऐसे केस में डिफरेंस इन द क्वालिटी कंपोजिशन कुछ है तो उसकी वजह से प्राइसेस में जो गैप आता है रीजनेबल एडजस्टमेंट विल बी अलाउड। क्लियर, डन। सरकार मान लो उससे भी वैल्यू नहीं आ रहा तो रूल नंबर 5 बोलता है क्या, कंप्यूटेड वैल्यू जो एक्सपोर्टर है वो बोलेगा, वो उसको बोलो अपना कॉस्ट ब्रेकअप लेके आएगा अलोंग द सपोर्टिंग अप टू इंडियन पोर्ट तक की कॉस्ट जिसको एफओ बोलते हैं। क्लियर, प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट प्लस उसका प्रॉफिट मार्जिन वगैरह सब कुछ। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट कब तक का, अप टू इंडियन पोर्ट तक का। क्लियर, एफओ वैल्यू जो होती है बेटा दैट विल बी वैल्यू, उसका प्रॉफिट मार्जिन वगैरह ऐड करेंगे और सर जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड कंप्यूटेड वैल्यू। एंड सर उससे भी नहीं आ रहा तो रूल नंबर 6 बोलता है क्या, बेस्ट जजमेंट। क्लियर, प्रॉपर ऑफिसर बेस्ट जजमेंट करके वैल्यू निकालेगा। रूल नंबर 7 वही डिक्लेरेशन बाय द एक्सपोर्टर, शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट जो आप फाइल करो उसमें डिक्लेरेशन होगी गुड्स का वैल्यू ये है अलोंग द सपोर्टिंग। और प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि उसको लगता है कि मामला गड़बड़ है, वैल्यू सही नहीं है, नॉर्मल प्राइस नहीं है, ये एबनॉर्मल प्राइस है, सर कुछ ना कुछ गड़बड़ आप कर रहे हो, ऐसे केस में आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड उसके पास पावर है कि वो चाहे तो वैल्यू रिजेक्ट कर सकता है और वो वापस रिवैल्यूएशन करेगा। बट द रिवैल्यूएशन जो वो करता है वो बेस्ट जजमेंट से करता है। इट शुड बी consistent with the provisions and fundamentals of section number 14 and sir above rules। भारत माता की जय। इसी के साथ ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, बड़ा ही शानदार प्रोविजन सर, एक वैल्यूएशन का जो क्वेश्चन नॉर्मली हर एग्जाम में आता है, भले वो सीए हो, सीएस हो, सीएम हो, सर खत्म होता है। अब शायद आपको समझ में आया, माहौल बन रहा है एंड सर जिंदगी मस्त चल रही है। एक बार सब जने बोल दे सर, कमेंट बॉक्स के अंदर भी मिलना चाहिए क्या, भारत माता की जय। सर अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि अल्टीमेटली आपकी सक्सेस है, हमारी सक्सेस है। सर आपको कभी भी डीमोटिवेशन लगता है, पढ़ते पढ़ते अगर आप थक जाते हो, सर आप अपने पास में अपने पेरेंट्स का फोटो रखिए, जिससे मोहब्बत करते हो, जिससे प्यार करते हो, उसका फोटो रखिए एंड सर उसको देखिए। और आप ध्यान रखना, आप जब पढ़ रहे हो, जब आप सर हार्ड वर्क कर रहे हो, उनकी फोटो देखिए और बोलिए कि मेरे को इनके लिए करना है। सर देखना एनर्जी आपके अंदर आएगी और 100% ये पूरा वर्ल्ड आपके साथ है आज की तारीख में। सर आप पढ़ाई करिए, बस आप मेहनत करिए क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और इंडिया की कमान आपके हाथ में आने वाली है और आपके रिजल्ट पे डिपेंड करेगा कि सर इंडिया कहाँ जाने वाला है। ऑल द बेस्ट, माहौल बनाइए, अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट, लव यू लॉट, बाय बाय।